Hello students, good evening. I'm Amit Misra. I'm before you all with the most precious video on unseen passage. आज हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे। मेरे एक स्टूडेंट हैं आयुष तिवारी, इस बार क्लास 10th में। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर आप अनसीन पैसेज का एक वीडियो अपलोड करिए, कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के साथ। वो समझ में नहीं आता तो मैंने भी सोचा कि मैंने भी पॉन्डर ओवर किया इस ऊपर, इस टॉपिक पर। तो मुझे लगा हाँ कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 10th या 12th का जो एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम इस बार जो उसका लगभग क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज होता है। सेक्शन ए रीडिंग, उसमें अनसीन पैसेज होता है और अनसीन पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का आता है। 10 नंबर का 10th में और 15 नंबर का 12th में आता है। और अगर आप अच्छे से अनसीन पैसेज कर लेते हो तब आपका बड़ा अच्छा नंबर मिल जाता है आपको, 10 नंबर उसमें 15 नंबर, तो आपका फ़ायदा हो जाता है, एक बड़ा लाभ आप कमा लेते हो। तो मैंने इस पे पॉन्डर ओवर किया, फिर सोचा कि हाँ कुछ ऐसे टिप्स बताए जाए, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए जाए जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अनसीन पैसेज हल करना बड़ा आसान लगने लग जाए। और वैसे आप ज़्यादातर किताबों में देखोगे तो आपको अनसीन पैसेज के बारे में वो इतना बताते हैं कि आप अपने पैसेज को पढ़िए, पैसेज को केयरफुली पढ़िए, उसके बाद आप आंसर को सटीक लिखिए, बड़े सुगम तरीके से लिखिए, सरल तरीके से लिखिए, ज़्यादा घुमावदार तरीके से मत बताइए। मतलब इस तरीके से वो घुमावदार बातें करके दे टॉक इन राउंड अबाउट वे एंड दे टेल यू टिप्स एंड ट्रिक्स इन राउंड अबाउट वे। उसके बाद फिर ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो ऐसे ट्रिक्स और ऐसे टिप्स को अच्छे से समझ नहीं पाते और इसीलिए उनको अनसीन पैसेज हल करने में दिक्कत होने लगती है। तो बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में हो तो एकदम रिलैक्स होकर के, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप सारे क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ो। उसके बाद अनसीन पैसेज वाले, मतलब लगभग जितने क्वेश्चंस रहे उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल मत डाउन करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या होता है कि इट गेट्स अस व्हाट वी डिज़र्व। कॉन्फिडेंस गेट्स अस व्हाट वी डिज़र्व। जो हम चाहते हैं, जिसके योग्य हम हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ही हमको वो दिला सकता है। एक चैप्टर था, हमने पढ़ा था इंचेंटेड पूल करके, उसको सी राजगोपालचारी ने लिखा था। उसमें यक्षा ने प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से कि ये बताओ युधिष्ठिरा कि खतरे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी मदद करती है। तो युधिष्ठिर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि सर करेज, साहस ही ऐसी चीज़ है जो हमारी खतरे में मदद करती है। अगर हमारा करेज लेवल बना रहा, अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहा, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हम इजीली टैकल कर पाते हैं, इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल और अपना करेज आप बना करके रखोगे। और आज का जो अनसीन पैसेज है वो मैं करेज पे ही लेके आया हूँ, और उसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अनसीन पैसेज का हल कराने का तो आपको टिप्स मैं बताऊँगा ही, प्लस उसके साथ जो अनसीन पैसेज में जो पैसेज मैंने सिलेक्ट किया उसमें आपको कुछ मोटिवेटेड और कुछ बहुत ज़्यादा लाभदायक पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। ओके, मुझे थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ेगा कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं उसकी वजह से। उसके बाद मैं अगेन इसको स्टार्ट करता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, पर ठीक है, वो मुझे 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ गया, क्योंकि हम ऐसे माहौल में, ऐसे बिजी प्लेस पे रहते हैं जहाँ बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं। खैर दैट इज़ नॉट एन इश्यू। हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे पैसेज को सॉल्व करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, बड़ी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम लोग हम लोग को पहले जब स्टोरी या टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता था तो उसमें उस पार्टिकुलर स्टोरी को पढ़ने के बाद जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे, हमारे टीचर स्टार्टिंग में, जब हम लोग क्लास 6 या 7th में थे, तो मतलब लगभग स्टार्टिंग क्लासेस में क्या किया जाता था, हमारे टीचर क्या करते, वो बताते थे कि जब कहानी पढ़ लेते थे तो क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए वो कहते थे कि वो पैसेज में ही पेंसिल से टिक करवा देते थे कि यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ से यहाँ तक का जो टेक्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है, वो हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। फिर ऐसे करके वो सॉल्व कराते थे। पर वो समय नहीं रहा ना, हम ऐसा कब तक करेंगे? अब तो समय आ गया है कि हम केवल स्टोरी पढ़ें और वी डायरेक्टली जंप टू द आंसरिंग द क्वेश्चंस। उसको हम मतलब अपने अपने कॉम्प्रहेंसिव स्किल के बेस पर उस क्वेश्चंस को हल करें। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ और आपको बता दें कि पैसेज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका डिस्कर्सिव होता है, एक डिस्कर्सिव पैसेज होता है। डिस्कर्सिव जिसको हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं। डिस्कर्सिव पैसेज होता है जिसको हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं। और सेकंड वाला आपका फैक्चुअल पैसेज होता है। खैर, हम आज ये डिस्कर्सिव पैसेज, ये अनसीन पैसेज को ही डील करेंगे। या अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है वही हम आपको बताएंगे। अनसीन पैसेज को इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये ऐसा पैसेज होता है, ये ऐसा गद्यांश होता है जिसको हमने कभी ना सुना होता है, ना कभी देखा होता है। और ऐसे पैसेज को हमको सॉल्व करा करके वो हम एग्ज़ामिनर ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट को
कॉम्प्रीहेंड कर पाने की, समझ पाने की, किसी टेक्स्ट को अच्छे से ग्रास्प कर पाने की कितनी एबिलिटी प्राप्त हुई है, कितना ज़्यादा स्किल उसने प्राप्त कर लिया है। तो ये आपको देते हैं रीडिंग स्किल में, ये चेक करने के लिए कि हाउ मच वी आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड अ पार्टिकुलर पैसेज। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। आगे देखते हैं ये क्या है। पहला जो स्टेप है, द वेरी फर्स्ट स्टेप विच आई हैव सेलेक्टेड इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस फॉर मोर देन 2 टाइम्स। हाँ, ज़्यादातर किताबों में आपको लिखा रहेगा कि रीड द क्वेश्चंस, रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को आप केयरफुली पढ़िए। और आपके क्वेश्चन पेपर में भी यही लिखा रहेगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दो। तो मैं उससे थोड़ा हट के चल रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आपको किसी कमरे में भेजा जाता है ये कह करके कि जाओ और ढूंढो वहाँ मेरी रिस्ट वॉच कहाँ रखी हुई है, इस क्वेश्चन के साथ अगर आपको कमरे में भेजा जाता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बड़ी इजीली फाइंड आउट कर लेते हो, आप ढूंढ लेते हो कि घड़ी कहाँ रखी हुई। लेकिन अगर आपको बिना क्वेश्चन के उस कमरे में भेजा जाए, अगर वो पैसेज आपको दिया जाए, तो फिर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत होती है। खैर आगे चलते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू टेक इज़ टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, टू रीड द क्वेश्चंस फॉर मोर देन 2 टाइम्स। 2 से भी ज़्यादा बार आपको प्रश्न पढ़ने होते हैं, अच्छे से समझने होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि द सेकंड स्टेप रीड बिटवीन द लाइंस बियरिंग कीवर्ड्स। यहाँ पर ये बियरिंग का स्पेलिंग टाइपो हो गया। वो एक्चुअल में क्या होता है कि फास्ट टाइप करते हुए मैं स्वयं ही इसको टाइप करता हूँ, और टाइप करते वक्त वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में 1-2 लेटर अगर मिस हो जाता है तो दैट्स नॉट एन इश्यू, मैं आपको बता दिया करूँगा ना, उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये एक्चुअल में स्पेलिंग होना चाहिए बियर होना चाहिए, बियरिंग दिस, बियरिंग कीवर्ड्स इन माइंड, मतलब ये कीवर्ड्स को आप अपने दिमाग में रखते हुए उस लाइंस को पढ़ोगे, उस पैसेज को पढ़ोगे। पैसेज के मतलब पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि किसी पैसेज को, किसी स्टोरी को, या किसी भी लाइंस को जो टेक्स्ट में आपको प्रोवाइडेड होता है उसको बड़े अच्छे से पढ़ना, बड़ी सावधानी से पढ़ना, उसको रीड बिटवीन द लाइंस कहते हैं। और बियर समथिंग इन माइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को दिमाग में रखना। ये 2 शब्द, ये 2 इडियम आप दिमाग में आप इसको अपने दिमाग में रखना, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको ये वाले शब्द मिल जाएँ तो आप इसका आंसर दे सको। आगे चलते हैं हम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को 2 से अधिक बार, 2 से ज़्यादा बार पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको पैसेज के मतलब बड़ी केयरफुली उसको पढ़ना है कुछ कीवर्ड्स के साथ। हाँ, ये कीवर्ड्स क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें आप 1-2 कीवर्ड्स, 2 मुख्य शब्द, कोई अच्छे से जो मेन इंपॉर्टेंट शब्द हैं उसको आप अपने दिमाग में रख लो। फिर उस शब्दों को अपने दिमाग में रख करके आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करो केयरफुली। अगर उस पैसेज में किसी लाइन में वो कीवर्ड्स आपको मिलता है तो वो जो 1-2 लाइन जो है उसको आप ध्यान से पढ़ो, फिर उसका आंसर आप देने का कोशिश करो। द थर्ड स्टेप इज़ क्या है कि रीड बिटवीन द लाइंस दैट हैव द कीवर्ड्स। फिर आपको करना क्या है कि आपको उन लाइनों को बड़े अच्छे से पढ़ना है, बड़े सावधानी से पढ़ना है जिसमें वो कीवर्ड दिए हुए हैं, जो प्रश्न में आपने कीवर्ड फाइंड आउट किया, मतलब जो प्रश्न में आपको कीवर्ड्स मिले, जब आप प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें जो कीवर्ड्स आपको मिले, जो आपको मुख्य शब्द मिले, जो वो मुख्य शब्द अगर आपको पैसेज के किसी लाइन में मिलता है तो उस लाइन को आप बड़े सावधानी से पढ़िए, आराम से, बड़े सावधानी से उसको पढ़िए समझ करके। उसके बाद द फोर्थ स्टेप इज़ राइट द प्रिसाइज आंसर इन योर ओन वर्ड्स। हाँ, तब आप क्या करोगे कि उसी लाइन में जो आंसर आपको मिलता है उस आंसर को बड़े प्रिसाइज, मतलब बड़े सटीक में, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कम उत्तर दो या बहुत ज़्यादा उत्तर दो, ऐसा नहीं, बहुत प्रिसाइज, बहुत अप टू द पॉइंट, अप टू द मार्क आपको आंसर देना है। और इन योर ओन वर्ड्स, आपके खुद के शब्दों में, मतलब आप ट्राई करो, अगर नहीं हो पाता तो आप एग्जैक्ट वही कॉपी करके लिख दोगे तब पर भी चल जाएगा, पर उसमें क्या होता है कि आपके नंबर कटने के चांसेस आ जाते हैं। अगर आप उस पैसेज का मतलब वो जो लाइन जिसको आपने आंसर के रूप में सिलेक्ट किया है, अगर उस लाइन को अच्छे से पढ़ करके आप अपने शब्दों में उसका आंसर दे सकते हो तो दैट विल बी बेटर, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप 10th या 12th के क्लास में हो तो अनुवाद करना तो आपको आता होगा, और ट्रांसलेशन स्किल अगर आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली विल गेन द अपर हैंड, यूल अनफर्ल द फ्लैग इन द एग्ज़ाम हॉल। आप एग्ज़ाम हॉल में भी अपना झंडा लहरा करके आओगे। खैर आगे चलते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद फिर कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में अपने दिमाग में रख करके आपको उस पैसेज की लाइंस को पढ़ना है। उसके बाद फिर आप उस लाइंस को बड़े अच्छे से पढ़ो जिसमें वो कीवर्ड आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एक प्रिसाइज आंसर, एक सटीक आंसर लिखोगे, वो भी अपने शब्दों में। आगे द फिफ्थ स्टेप इज़ डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। हाँ, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप आंसर देने जाओगे
वो प्रश्न जो आपको पूछे गए हैं उस पैसेज, सर्टेन पैसेज के नीचे जब आप उस पैसेज का आंसर देने जाओगे तो आपको फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन नहीं यूज़ करने हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसको कहते हैं? आई को और वी को। आई के माई और मी को भी, और वी के आवर और अस को भी। इन सब का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बात करने लग जाते हो, जबकि वहाँ आपकी बात नहीं हो रही है। तो आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सॉरी, वीडियो को वापस से रोकना पड़ गया था, वो कुछ नॉइज़ेज़ ऑफ की वजह से। पीछे से जो आवाज़ें आती है ना, उसको हम नॉइज़ेज़ ऑफ कहते हैं। तो कुछ नॉइज़ेज़ ऑफ की वजह से मुझे वीडियो वापस से रोकना पड़ गया है। आप समझ सकते हो कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप क्या करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके और दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। आप इस वीडियो को शेयर करोगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल ना। आगे चलते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो रहा वो ये कि आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आई और वी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर करोगे कि आप अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन उसमें दिए हैं तो चेंज देम एज फॉलोइंग, उनको नीचे दिए हुए, मतलब मैंने नीचे लिखे हुआ है निम्नांकित रूप से, आप उसको क्या करोगे, जो निम्नलिखित हैं उसके अनुसार आपको उनको चेंज कर देना है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगर आई किसी लड़के के लिए यूज हुआ है तो उस आई को आप ही में बदल दो, लेकिन अगर आई किसी लड़की के लिए यूज हुआ है तो आप उसको सी में बदल दो, मतलब आई के स्थान पर ही या शी लिख दो आप। उसके बाद अगर माई आया हुआ है और कोई लड़का है तो उसके लिए हिज, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए आप हर लगा दो। मतलब माई के स्थान पे आपको हिज लिखना है या तो आपको हर लिखना है। और अगर मी आया हुआ है तो आप उसके स्थान पर लड़का रहे तो हिम, और अगर लड़की रहे तो हर लिख देना है। ये आपको ध्यान रखना है। आई रहे तो ही या सी, माई रहे तो हिज या हर, मी रहे तो हिम या हर लिख देना है। उसके बाद अगर आपका वी रहता है तो आप क्या करोगे, थर्ड पर्सन प्लूरल, क्योंकि वी आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो उसको थर्ड पर्सन प्लूरल में बदल देंगे। वी को आप दे में लिख दोगे, आवर रहा तो उसको आप देयर लिख दोगे, अस रहा तो आप उसको देम में लिख दोगे। ये कुछ सिंपल और शॉर्ट ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं। अगर ये ट्रिक्स आप फॉलो करते हो तो आपको क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम हॉल में वो 3 घंटे का, जो भी 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है, तो उस 3 घंटे 15 मिनट में आपका लगभग समय बच जाता है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय आपका इसमें बच जाता है। और एग्ज़ाम हॉल में समय की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अपने समय को बचा लेते हो अच्छे से और उसका अच्छे से प्रयोग कर पाते हो, इफ़ यू एक्सप्लॉइट द टाइम इन योर एग्ज़ाम हॉल while answering your questions, then it means that you have gained benefit at large scale। मतलब आपने बेनिफिट एक लार्ज स्केल पर प्राप्त कर लिया है। तो आपके समय को बचाने के लिए, आपके समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए मैंने ये ट्रिक्स बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आगे देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, बल्कि उसके स्थान पर जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आई रहा तो उसको ही या सी में, माई रहा तो हिज या हर में। आप ही कब लिखोगे, जब वो लड़का रहेगा, सी तब लिखोगे जब लड़की रहेगी। इतना तो आप जानते हो। आगे देखते हैं। अगर वी रहा तो उसको आप दे में बदलोगे, आवर रहा तो देयर में, और अस रहा तो देम में। अच्छा, कुछ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो देयर की स्पेलिंग ये लिख देते हैं ना, वो देयर आप इसकी स्पेलिंग इसके मतलब तो वहाँ होता है ना, तो आप इसको नहीं लिखोगे, आप ये वाला लिखोगे, THEIR वाला ना। ये आप स्पेलिंग का भी बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि स्पेलिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। अंग्रेजी में स्पेलिंग का बड़ा अच्छा महत्व होता है। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको ये देयर वाला ना, इसको देखना है। अच्छा, कुछ मेरे अच्छे ही बोलूँगा ना मैं, ख़राब तो बोल नहीं सकता। कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, इसको दियर पढ़ते हैं, दियर ना, दियर, और उसको भी दियर। तो दियर उयर नहीं होता, दोनों को हम देयर ही पढ़ते हैं। और अगर आप उस आर को छोड़ देते हो लास्ट में, जो आर पढ़ते हो ना, तो इसको देया पढ़ेंगे, देया ना। जल्दी में वैसे जितने भी आपके ये नेटिव स्पीकर्स होते हैं उसको देया ही पढ़ते हैं, देया ना, देयर नहीं। और मतलब देर आप पढ़ सकते हो, पर अगर आप देया पढ़ते हो तो इट इज़ मोर ओके, ज़्यादा अच्छा होगा। खैर, आगे चलते हैं। प्रोनाउंसिएशन की तो बात करनी नहीं है हमको, तो आगे हम देखते हैं। आपको ये करना है कि बिल्कुल आपको ये वाला यूज़ करना है ना। वी के स्थान पे दे, और आवर के स्थान पे देयर, और अस के स्थान पे देम। सम मोर पॉइंट टू बियर इन माइंड। यहाँ पर देखो मैंने स्पेलिंग सही लिखी थी। सम मोर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट्स होना था, इसमें एस लगना था। खैर, आप समझ लो, मैं बता दे रहा हूँ। सम मोर पॉइंट्स टू बियर इन माइंड, कुछ और बिंदु, कुछ और बातें, कुछ और तथ्य आपको दिमाग में रखने योग्य जो हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। आपको करना क्या है, आंसर मस्ट बी सिलेक्टेड ओनली फ्रॉम द पैसेज। आंसर मस्ट बी सिलेक्टेड ओनली फ्रॉम द पैसेज, मतलब जो आंसर आपको देना है किसी पैसेज के नीचे जो
क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का जो आंसर आपको देना है वो आंसर केवल और केवल पैसेज से ही लिए गए हों। आपके मन गढ़ंत, मतलब आपका वो आंसर मन गढ़ंत ना हो। आप अपने खुद से बनाए हुए आंसर उसमें नहीं लिखोगे, बिल्कुल नहीं लिखोगे। उसमें क्या होगा, आपका नंबर कटने का चांसेस आ जाएगा। अगर आप सोचते हो कि जैसे आपसे पूछ लिया है कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या करोगे, आप जाओगे सीधा लिख दोगे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो वहाँ पर गलत हो जाओगे। मान लो उसमें पैसेज में, उस क्वेश्चन में उस पैसेज में ये बताया गया हो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद पहला प्रधानमंत्री, तब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए नहीं ना, तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो आंसर हो दैट मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द पैसेज ओनली। अब वो केवल पैसेज से ही सिलेक्टेड हो, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट विच इज़ वर्थ टू बी केप्ट इन माइंड, वो है ट्राई टू फिगर आउट द थीम। आपको क्या करना है, जो पैसेज आप पढ़ोगे उसका विषय वस्तु क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब किस विषय में वो पैसेज है। इसको भी आप जब पैसेज पढ़ने लगोगे, मतलब क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए जब पैसेज पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप देखो कि उसमें ज़्यादातर किस विषय में बात की गई है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन से शब्द ऐसे हैं जो ज़्यादा बार उसमें रिपीट हुए हैं। ये सब अगर आप अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको थीम मिल जाएगा, आपको सब्जेक्ट मैटर मिल जाएगा। और अगर आपको सब्जेक्ट मैटर मिल जाएगा तो आप, कभी कभी क्या होता है कि अनसीन पैसेज का, जो अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है उसका टाइटल देने के लिए भी आपको कहा जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप थीम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तब आप उस पैसेज को इन टाइटल कर पाओगे, उसका टाइटल दे पाओगे। और हालांकि 10th के एग्ज़ाम, तो 10th वाले एग्ज़ाम में तो आपको समराइज़ करने के लिए नहीं कहा जाता, उसका सारांश लिखने के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन 12th वाले एग्ज़ाम में आपको उसका उसका समरी भी मांगता है, उसका एक सारांश मतलब जैसे मूवी देख करके आते हैं तो पूरी मूवी तो एक्सप्लेन नहीं करते, थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं कि हाँ इस मूवी में ये हुआ, इसी विषय में है और लास्ट में ये हुआ, बस। तो इसी को हम समरी कहते हैं। तो आपसे समरी करने के लिए जब कहा जाएगा, अगर आप थीम को अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हो तो आप उसका टाइटल भी लिख पाओगे और उसकी आप अच्छी सी समरी भी लिख पाओगे। ओके। उसके बाद द थर्ड पॉइंट इज़ टू कीप इन माइंड इज़ दैट नोटिस द पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वोकैब्स। हाँ, अनसीन पैसेज में आपको वोकैब से, वोकैबुलरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, और जब वोकैब के क्वेश्चन का आंसर आप देने जाओगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब आप ध्यान रखते हो उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि जैसे मान लो आप, उसने आपको दे दिया कि पावर्टी का एंटोनिम क्या होगा, पावर्टी का एंटोनिम क्या होगा। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको कैसे ध्यान देना है, हमको देखना है कि जो शब्द हमसे पूछा जा रहा है, इसका एंटोनिम जिसका पूछा जा रहा है या सिनोनिम जिसका पूछा जा रहा है, वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पावर्टी हमारा नाउन है, नाउन कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हम समझ गए कि पावर्टी हमारा नाउन है, NOUN नाउन है। तो अब इसका जो एंटोनिम होगा वो भी नाउन ही होगा, वो वर्ब या एडजेक्टिव नहीं होगा, वो भी आपका नाउन होगा। और आपको मान लो एग्जाम आपके पैसेज में रिच भी दिया है, और रिच दिया है, रिच मतलब अमीर ना, रिच दिया है जो कि एक एडजेक्टिव है, तो आप क्या करोगे, आप पावर्टी मतलब गरीबी होता है तो आप सीधा जाओगे एडजेक्टिव को टिक कर दोगे और बोलोगे कि रिच इज़ अपोजिट, रिच इज़ द एंटोनिम ऑफ पावर्टी। तो वहीं पर आप गलती कर जाओगे, क्योंकि रिच आपका क्या है, रिच आपका एडजेक्टिव है, और आपको जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का एंटोनिम पूछा गया वो तो नाउन है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, वहाँ पर अगर रिचनेस लिखा है, रिचनेस तो आपका नाउन हो जाएगा, अगर उसमें रिचनेस लिखा है तो ये आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो जब वोकैब से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएँ तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बस ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स है। अब हम सीधा चलेंगे एग्जाम्पल पर, अनसीन पैसेज पर चलेंगे। और जो अनसीन पैसेज दिया है, पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है फॉर मोर देन, हालांकि मैं 2 या 3 बार नहीं पढ़ूंगा, ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आपको 2 से 3 बार पढ़ना है क्वेश्चंस को ना। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और उसके आंसर देना स्टार्ट करूंगा और इसी पैसेज से ढूंढूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर फाइंड आउट करना बहुत 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 ज़्यादा इजी हो जाता है। ये अनसीन पैसेज हमारा रहा, करेज इज़ अ मेंटल स्टेट एंड अफेयर ऑफ द स्पिरिट। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पर जो नीचे दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, अच्छा हालांकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी संख्या 4 से 5 हो सकती है, लेकिन मैंने 7 क्वेश्चंस उठाए हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि मतलब मैं आपको लगभग पॉइंट समझा सकूं जो अनसीन पैसेज से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ करेज।
मतलब जो साहस होता है उसके स्रोत क्या होते हैं, ये करेज, ये हिम्मत हमको प्राप्त कहाँ से होती है, इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है। हालांकि अब हम डायरेक्टली अपना आंसर देना स्टार्ट नहीं करेंगे, हमको पैसेज पढ़ना है। मतलब हमारा आंसर जो हो वो कहाँ से होना चाहिए, वो केवल और केवल पैसेज से ही होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको अपने दिमाग में रखना। आगे चलते हैं, हम पैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं कि करेज का सोर्स क्या हो सकता है, करेज हमको कहाँ से प्राप्त होता है, साहस हमको, हिम्मत हमको कहाँ से प्राप्त होता है ना। चलो, और ये आप जो पैसेज मैं पढ़ने चल रहा हूँ ये आपको वैसे भी बड़ा मदद करेगा। ये अच्छा पैसेज मैंने उठाया था कि इस समय आपको करेज की ज़रूरत है, इस समय आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। मतलब जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये बात आपके दिमाग में हो कि इस बोर्ड की क्या औकात है, हमसे क्या पूछेगा, जो पूछेगा हमने एक साल में उतना तैयार कर रखा है, हम सारे आंसर दे देंगे। और ऐसा तो नहीं है कि हमको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए उन सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छे से कवर कर लिया हो, पढ़ लिया हो। भाई एक दो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसका चैप्टर भी आपने ना देखा हो, जिसको आपने बिल्कुल खोला भी ना हो या बिल्कुल पढ़ा भी ना हो, ऐसे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है। भाई जितना हमने पढ़ रखा है उसके अनुभव के आधार पर हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चंस को अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हो, और कॉन्फिडेंस हर लेवल पर ज़रूरी होता है, चाहे जिस लेवल पे आप हो, हर लेवल पे कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो यू विल अनफर्ल द फ्लैग, आप झंडा लहरा दोगे। चलो देखते हैं, करेज इज़ अ मेंटल स्टेट। हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन था कि करेज का सोर्स क्या होता है, मतलब ये साहस का स्रोत क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है करेज हमको। तो इसमें क्या लिखा है, करेज इज़ अ मेंटल स्टेट, ये मानसिक स्थिति है। अच्छा एक चीज़ और, जब आप पैसेज पढ़ने लग जाओगे तो उसका हिंदी अर्थ थोड़ा कम निकालने की कोशिश करो, उसको आप अंग्रेजी में ही समझ लो। जैसे ये मेंटल वर्ड दिया है तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम इसका हिंदी मानसिक अपने पहले इसका हिंदी में अनुवाद करें और इसको मानसिक बोलें तभी हम अनसीन पैसेज समझेंगे। कुछ ज़्यादातर आप उसको अंग्रेजी में ही समझने की कोशिश करो। जब उसको आप अंग्रेजी में ही समझने की कोशिश करोगे तो अनसीन पैसेज सॉल्व करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। चलो देखते हैं, करेज इज़ अ मेंटल स्टेट। अब मैं हिंदी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि भाई आई एम अ टीचर ना, मैं तो टीचर हूँ, मुझे हिंदी पढ़ना पड़ेगा। बाकी अंग्रेजी में समझना हुआ तो मैं तो समझ लूँगा ना, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं। करेज इज़ अ मेंटल स्टेट, एन अफेयर ऑफ द स्पिरिट, एंड सो इट गेट्स इस स्ट्रेंथ फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल सोर्सेस। देखो, अब जब मैंने क्वेश्चंस पढ़ा था तो उसमें मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, सोर्स। ये कीवर्ड मिल गया, मतलब उस प्रश्न में हमको सोर्स पूछा गया था, तो ये मेरा कीवर्ड हो गया। और इस कीवर्ड को अपने दिमाग में रख करके मैंने पैसेज पढ़ना स्टार्ट किया, और इस पैसेज को पढ़ते हुए मुझे यहाँ सोर्स मिल गया। तो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर हमको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, मतलब ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। तो ये सोर्स मिल गया, हम समझ गए कि अब हमको मालूम चल गया कि करेज जो होता है उसका सोर्स क्या होता है। अब आप समझ सकते हो कि करेज इज़ अ मेंटल स्टेट, करेज एक मानसिक स्थिति है, और एन अफेयर ऑफ द स्पिरिट, ये हमारे भावना, हमारे अंदर अंतरात्मा की बात होती है। एंड सो इसीलिए इट गेट्स इट्स स्ट्रेंथ, इसको जो शक्ति, करेज को जो शक्ति प्राप्त होती है, करेज को जो पावर प्राप्त होती है, वो हमारे स्पिरिचुअल, हमारे आध्यात्मिक और हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे बौद्धिक स्रोतों से प्राप्त होती है। मतलब उसका स्रोत क्या है, स्पिरिचुअल, मतलब हमारी स्पिरिट है, हमारी अंतरात्मा है, और हमारा इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट मतलब हमारी बुद्धि है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि इंटेलेक्ट, लिखते हैं यहाँ पर, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिट स्पिरिट आर द सोर्सेज ऑफ करेज। क्या हो जाएगा, सोर्सेस ऑफ करेज। मैं करेज इसको मिटा करके लिखता हूँ, करेज ये आपका आंसर हो जाएगा ना, ये। या फिर आप लिख सकते हो कि जैसे आप चाहो तो यहाँ से आप सीधा उठा लोगे, यहाँ जो ईट है ना, यहाँ पर आप चाहोगे, अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ करेज से यहाँ तक टिक कर लेते हो और कहते हैं कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन हमको ये नहीं करना है ना, हमको इस लाइन को अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसका आंसर बड़े सटीक तरीके से अपने ही शब्दों में देना है, मतलब अपने शब्दों में। तो आप समझ सकते हो करेज इज़ अ मेंटल स्टेट, एक मानसिक स्थिति है, और एक स्पिरिट की बात होती है। क्या, हमारे भावना, हमारे अंदर जो स्पिरिट, हमारी जो अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा की सवाल होती है, उसकी बात होती है। इसीलिए इसकी जो एनर्जी इसको प्राप्त होती है, करेज को जो पावर प्राप्त होता है, वो कहाँ से, हमारे स्पिरिचुअल, हमारे आध्यात्मिक और बौद्धिक स्रोतों से प्राप्त होता है। तो हम समझ गए कि इसका आध्यात्मिक और बौद्धिक स्रोत होता है, मतलब हमारे अंदर से और हमारे बौद्धिक से जो पावर मिलती है, मतलब इसको पावर हमारे बौद्धिक और हमारे अंतरात्मा से मिलती है। तो हम समझ गए इसके दो सोर्स हैं। हम कह सकते हैं कि स्पिरिट एंड इंटेलेक्ट आर द सोर्सेज ऑफ करेज, करेज के सोर्स यही होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ करेज। वो दो प्रकार की करेज क्या होती है, मतलब साहस और हिम्मत
के दो प्रकार कौन कौन से हैं। अब ये दो प्रकार जानने के लिए हम पैसेज को वापस से पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इंटेलेक्चुअल सोर्स से आगे बढ़ते हैं। द वे इन विच दीज स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स आर ब्लेंडेड, कहता है जिस तरीके से ये आध्यात्मिक और ये बौद्धिक तत्व मिले होते हैं, मिश्रित होते हैं, ब्लेंड होते हैं। आई थिंक मुझे लगता है ये प्रोड्यूस करते हैं, ये उत्पन्न करते हैं रफली, और यूं ही टू टाइप्स ऑफ करेज, दो प्रकार के करेज प्रोड्यूस करते हैं। देखो अब मैंने क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें मैंने ये कीवर्ड मेरा था टू टाइप्स ऑफ करेज, मतलब दो प्रकार के करेज कौन कौन से हैं, टू टाइप्स ऑफ करेज, ये मेरा कीवर्ड था। और इस कीवर्ड के साथ मैंने प्रश्न पढ़ना स्टार्ट किया तो अब मुझे मिल गया कि टू टाइप्स ऑफ करेज कौन कौन से होते हैं। देखते हैं हम। कहते हैं द फर्स्ट एन इमोशनल स्टेट, जो पहला वाला होता है वो एक मतलब भावनात्मक स्थिति होती है, विच अर्जेस अ मैन, जो इंसान को करती है, विच अर्जेस अ मैन टू रिस्क इंजरी एंड डेथ, ना, जो इंसान को क्या करती है वो मतलब घाव और यहाँ तक कि मृत्यु के लिए भी रिस्क लेने के लिए मतलब उसको अर्ज कर देती है ना, उसको इंस्पायर करती है। तो आप देख सकते हो कि और इस करेज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल करेज। तो एक करेज ये हो गया। उसके बाद द सेकेंड, दूसरा वाला, अ मोर रीजनिंग एटीट्यूड, जो और ज़्यादा तार्किक रवैया होता है, जो हमको योग्य बनाती है, विच इनेबल्स हिम कूलली, बड़े शांति से, टू टेक द करियर, हमारे करियर को, हमारे हैप्पीनेस, हमारी खुशी को, और यहाँ तक कि हमारे पूरे फ्यूचर को, हमारी जजमेंट पर। मतलब ये जो हमारा मतलब जो तार्किक रवैया होता है, जो दूसरा करेज वो ये होता है, हमारे मानसिक, हमारे तार्किक से जुड़ा हुआ होता है, हमारे बौद्धिक से जुड़ा हुआ होता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जब हमको क्या करना पड़ता है कि हम अपने करियर का डिसीज़न हमको खुद लेना पड़ता है, और अपने पूरे फ्यूचर को दांव पर लगाते हुए। तो इस साहस को भी हम इस साहस को क्या कहते हैं, इस साहस को हम कहते हैं मतलब जजमेंट को लेना पड़ता है ऑफ व्हाट ही थिंक्स, कि हमको क्या लगता है इधर राइट और वर्थ वाइल, कि वो सही भी है या योग्य है कि नहीं। तो इस साहस को हम मोरल करेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इस साहस को हम मोरल करेज कहते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया था कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ करेज, दो प्रकार के करेज कौन कौन से हैं। तो हमको मिल गया कि एक फिजिकल करेज होता है और एक मोरल करेज होता है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि द टू टाइप्स, लिख देंगे द टू टाइप्स ऑफ करेज आर लिखने के बाद हम लिख देंगे वो क्या, फिजिकल करेज एंड इमोशनल करेज। क्या हो जाएगा, सॉरी इमोशनल नहीं, मोरल करेज, मोरल, नैतिक साहस, मोरल करेज। तो ये हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज फिजिकल करेज डू विद अ मैन। वो मतलब ये जो फिजिकल करेज होता है, जो शारीरिक शक्ति होती है, जो शारीरिक क्षमता या हिम्मत होती है, वो इंसान के साथ क्या करती है। आगे हम पढ़ते हैं, मतलब वो क्या करती है, अब की वर्ड हम ले रहे हैं कि वो क्या करती है ना, व्हाट डज फिजिकल करेज डू विद द मैन। चलो इसके साथ आगे चलते हैं। हम देखेंगे, हम लोग ने मोरल करेज तक पढ़ लिया है। कहता है नाउ दीज टू टाइप्स ऑफ करेज, फिजिकल एंड मोरल, आर वेरी डिस्टिंक्ट, ये बड़े विशेष हैं, बड़े विशिष्ट हैं, बड़े स्पेसिफिक हैं। आई हैव नोन मैनी मैन, मैं कई ऐसे इंसानों को जानता हूँ, हैड मार्क्ड फिजिकल करेज, जिनको फिजिकल करेज प्राप्त होता है, बट लैक्ड मोरल करेज, जिसके पास मोरल करेज नहीं होता। सम ऑफ देम वर इन हाई प्लेसेस, कुछ लोग ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके होते हैं, बट दे फेल टू बी ग्रेट, लेकिन कुछ लोग तो अपने ऊंचे पदवी पर प्राप्त कर लेते हैं, मतलब एक अच्छा पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो महान होने में असफल हो जाते हैं, बिकॉज दे लैक्ड इट, क्योंकि उनके पास मोरल करेज नहीं होता। और दूसरी तरफ आई हैव सीन मेनी मैन, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, हु अनडाउटेड, जो निसंदेह रूप से पॉसेस्ड मोरल करेज, जिनके पास मोरल करेज, जिसके पास नैतिक साहस होता है, बट वेरी कॉशस अबाउट टेकिंग फिजिकल रिस्क, लेकिन वो फिजिकल रिस्क लेने में, शारीरिक जो रिस्क होता है, जो खतरा होता है, उसको लेने में बड़े कॉशस हो जाते हैं, बड़े सचेत हो जाते हैं। बट आई हैव नेवर मेट अ मैन विद मोरल करेज, लेकिन मैं कभी भी मोरल करेज के साथ ऐसे इंसान से नहीं मिला, हु कुडंट, जो नहीं कर सके, मतलब सफल नहीं हो पाए, ग्रेट नहीं हो पाए, वो सफल हुए व्हेन इट वाज रियली नेसेसरी, जब ये अत्यधिक आवश्यकता ज़रूरी था। तो हमको ये आंसर यहीं मिल गया था। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आगे पढ़ने लगा था, मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि ये जो फिजिकल करेज होता है वो क्या करता है इंसान के साथ, ये क्या करता है, हम लोग हाई प्लेसेस पे तो होते हैं, हाई प्लेसेस पे तो पहुँच जाते हैं, पर ग्रेटनेस हम अचीव नहीं कर पाते। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा आंसर रहेगा वो हमको मिल गया कि फिजिकल करेज इंसान के साथ क्या करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि फिजिकल करेज हमारा आंसर हो जाएगा। फिजिकल करेज, देखो आंसर हमारा हमारे ही शब्दों में होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा डिफ़िकल्ट सा एक आंसर मतलब क्वाइन करो। आपको करना क्या है कि सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आप मतलब सिंपल सेंटेंसेस का, सिंपल प्रेजेंट का,
ऐसे सिंपल पास्ट टेंसेस का प्रयोग करके आपको आंसर देना है, मतलब बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में आपको आंसर देना है। ओके, फिजिकल करेज गिव्स अस हाई प्लेस, या हाई पोस्ट लिख लो आप, हाई पोस्ट, बट उसके आगे हम लिखते हैं बट इट फेल्स टू, फेल हो जाता है, बट इट फेल्स टू गिव अस ग्रेटनेस, पर ये हमको ग्रेटनेस देने में असफल हो जाता है। तो ये डबल एस है, इसको आप समझ लेना। ग्रेटनेस देने में क्या होता है, असफल हो जाता है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मोरल करेज ऑन मैन। कहता है जो नैतिक साहस होता है उसका प्रभाव क्या होता है इंसानों पर। हमने पढ़ लिया है कि फिजिकल करेज होता है तो हम हाई प्लेस प्राप्त कर लेते हैं पर ग्रेटनेस नहीं प्राप्त कर पाते, और मोरल करेज हमारे पास होता है तो हमको क्या होता है, हम कभी असफल नहीं होते, हमको ग्रेटनेस भी प्राप्त हो जाता है। तो मोरल करेज को इसमें ज़्यादा विशेष बताया गया है और कहा गया है कि मोरल करेज अगर आपके पास होता है तो आप उस हाई प्लेसेस को प्राप्त करते हो, उसके साथ साथ आप ग्रेटनेस भी प्राप्त कर लेते हो। तो आप कहोगे कि मोरल करेज क्या करता है, मोरल करेज इनेबल्स अस, हमको योग्य बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करो, आप अपने सिंपल लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो, अपना सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके आप बता सकते हो। तो मोरल करेज इनेबल्स अस, उसके बाद आगे मैं लिखता हूँ इनेबल्स अस टू अचीव ग्रेटनेस एज वेल, ग्रेटनेस एज वेल ना, WLL एज वेल। ओके, आगे चलते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन इज़, पाँचों क्वेश्चन है, वाई इज़ मोरल करेज हायर वर्च्यू, क्यों ये मोरल करेज जो है वो हायर वर्च्यू है। चलो इसको थोड़ा सा पैसेज और पढ़ लेते हैं जो थोड़ा ख़त्म था, मतलब जो थोड़ा सा लास्ट बच गया उसको देखते हैं। कहते हैं बट आई हैव नेवर मेट अ मैन विद मोरल करेज, पर मैं मोरल करेज वाले ऐसे इंसान से, मतलब जिसके पास ऐसे इंसान से मैं नहीं मिला जिसके पास मोरल करेज था और वो नहीं कर सका, मतलब वो महान नहीं बन सका। मैं ऐसे किसी भी इंसान से नहीं मिला जिसके पास मोरल करेज हो और वो महान होने में असफल हुआ हो, मतलब जितने भी लोगों से मैं मिला जिनके पास मोरल करेज था वो महान भी बने थे। चलो, कहता है व्हेन इट वाज रियली नेसेसरी फेस बॉडली डेंजर, क्या करते हैं जब बहुत ज़्यादा जरूरी था तो वो बेचारे बॉडीली डेंजर को, शारीरिक खतरे को फेस नहीं कर पाते थे। मोरल करेज इज़ अ हायर एंड रेयर वर्च्यू, ये मोरल करेज जो होता है वो बहुत उच्च और बहुत ज़्यादा बिरले, बड़ी मुश्किल से ही किसी के अंदर मोरल करेज पाया जाता है। तो देन फिजिकल करेज, मतलब फिजिकल करेज से भी ज़्यादा रेयरर, जो दुर्लभ है, जो बहुत ज़्यादा बिरले है, वो ये आपका मोरल करेज है। फिजिकल करेज तो बहुत लोगों में पाया जाता है लेकिन मोरल करेज बहुत कम ही लोगों में पाया जाता है, और इसलिए क्योंकि मानसिक रूप से जो हम लेते हैं वो हमको क्या होता है, फिजिकल करेज लेने में हमको दिक्कत नहीं होती लेकिन मोरल करेज जो होती है वो लेने में हमको दिक्कत हो जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फिजिकल करेज कैन बी टेकन ईजिली, फिजिकल करेज तो जो होता है वो कैन बी टेकन ईजिली, या आप यूँ कह लो कि फिजिकल रिस्क कैन बी टेकन ईजिली, बट मोरल करेज इज नॉट अचीव्ड इजीली, पर मोरल करेज जो होता है वो इजीली प्राप्त नहीं होता ना, इसीलिए क्या होता है, मतलब मोरल करेज, इसीलिए मोरल करेज इज़ हायर एंड रेयर वर्च्यू देन फिजिकल करेज, ये आप लिख दोगे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम, उसके बाद वाला आंसर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज से आपको वो देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, मतलब लगभग जो जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं आपको समझा सकूं, अगर आपको दिए जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट एन इश्यू, क्योंकि आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें बताई जा रही हैं जो मतलब सामान्यतः आपको प्राप्त नहीं हो सकता आसानी से, तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वीडियो। तो वीडियो लंबा हो रहा है दैट डजंट मैटर। आगे देखते हैं हम, कहते हैं सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज से हमको वो वर्ड सेलेक्ट करने हैं, एंड राइट द वर्ड्स, उस शब्दों को लिखने हैं विच आर सिनोनिम्स ऑफ पावर एंड स्पेसिफिक। चलो अब कीवर्ड्स क्या है, मेरा पावर और स्पेसिफिक का हमको सिनोनिम बताना है, क्या बताना है, सिनोनिम। चलो पैसेज देखते हैं इसमें कौन सा शब्द था जो पावर और स्पेसिफिक का सिनोनिम है। चलो कहता है करेज इस, ये देखो वो कैब पर अपना अच्छा कमांड कर पाना वो प्रैक्टिस की बात होती है।
और प्रैक्टिस रीडिंग से आएगी। अगर आप लगातार पढ़ते हो, रेगुलर रीडिंग के टच में रहते हो, इफ़ यू आर इन द प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर रीडिंग, अगर आप रेगुलर रीडिंग की प्रैक्टिस में हो तो डेफिनेटली फिर शब्दों के ऊपर अच्छा कमांड कर पाना दैट इज़ नॉट अ हरकुलिन टास्क, बड़ा हरकुलिन टास्क नहीं है वो। आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो फिर डेफिनेटली यूल गेन द अपर हैंड। आगे देखते हैं, कहता है स्ट्रेंथ, पावर और स्पेसिफिक काम को सिनोनिम बताना है। तो करेज इज़ अ मेंटल स्टेट एंड अफेयर ऑफ स्पिरिट एंड सो इट गेट्स इट्स स्ट्रेंथ, इसलिए ये अपनी स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। तो ये स्ट्रेंथ जो है वो पावर का सिनोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर का सिनोनिम। अब हमको देखना है कि स्पेसिफिक जो ये वर्ड है, स्पेसिफिक मतलब विशेष, इसका सिनोनिम क्या होगा। तो कहता है कि intellectual sources, the way in which these spiritual and intellectual elements are blended, I think produces roughly two types of courage. The first, an emotional state which urges a man to risk injury and death, physical courage. The second, a more reasoning attitude which enables him coolly to take career, happiness, his whole future on his judgment of what he thinks either right or worthwhile, moral courage. Now these two types of courage, physical and moral, are very distinct. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट, हालांकि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहा था, आप चाहो तो बड़े, जब आप एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसमें आपको सर्टेन वर्ड्स भी मिल जाते हैं कि हाँ इसका मतलब तो ये था, तो आप डायरेक्टली जंप कर लेते हो कि हाँ यही इसका सिनोनिम हो जाएगा। वो मैं पैसेज ऐसे ही पढ़ रहा था और थोड़ा फास्ट पढ़ रहा था, तो उसको दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। देखते हैं, नाउ दीज टू टाइप्स ऑफ करेज, फिजिकल एंड मोरल, आर वेरी डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट का आपका हो जाएगा, डिस्टिंक्ट आपका स्पेसिफिक हो जाएगा। देखो, आप देखोगे कि वो जो पावर था वो भी नाउन था और स्ट्रेंथ भी नाउन है, और स्पेसिफिक एक एडजेक्टिव था, और यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी एक एडजेक्टिव है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि स्ट्रेंथ, STRENGTH, इज़ सिनोनिमस। आप ऐसे लिखोगे, अगर सिनोनिम है तो आप लिखोगे सिनोनिमस। क्या लिखोगे? सिनोनिमस विथ पावर, POWER। आपको यही लिखना है। अगर स्ट्रेंथ इस पावर का सिनोनिम है तो आप लिखोगे स्ट्रेंथ इज सिनोनिमस विथ पावर। एंड क्या है? स्पेसिफिक, क्या लिखोगे? एंड डिस्टिंक्ट, ये जो डिस्टिंक्ट है, एंड डिस्टिंक्ट इज सिनोनिमस विथ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ये सी है, लेट मी राइट इट हियर, स्पेसिफिक ये हो गया। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। उसके बाद है क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट द वर्ड्स विच आर एंटोनिम्स टू इग्नोर्ड एंड केयरलेस। अब हमसे पूछ रहा है इग्नोर्ड और केयरलेस का एंटोनिम। ध्यान दो, यहाँ पर इग्नोर्ड आपका वर्ब है जो कि V2 फॉर्म है, V2 या V3 फॉर्म है, और केयरलेस एक एडजेक्टिव है। चलो देखते हैं हम आगे। अब पैसेज पढ़ेंगे, इग्नोर्ड और कॉसस का, इग्नोर्ड और केयरलेस का एंटोनिम पूछ रहा है। ध्यान रहे, एंटोनिम विलोम पूछ रहा है वो। इग्नोर्ड का मतलब होता है जो आप इग्नोर कर देते हो, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते, और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, मतलब जब आप उस पर मतलब लापरवाह होते हो। तो केयरलेस का तो कॉसस हो जाएगा। कॉसस का मतलब होता है एकदम सचेत हो जाना। कॉसस भी आपका एडजेक्टिव है, केयरलेस भी आपका एडजेक्टिव था। अब इग्नोर्ड का देखते हैं। इग्नोर्ड का आप यहाँ मार्क्ड देखो, मार्क्ड है, तो आप इसको देख सकते हो कि मार्क्ड आपका इग्नोर्ड का हो जाएगा। इग्नोर्ड भी आपका वर्ब था, वो उसका V2 था, या V3 था, और यहाँ मार्क्ड भी आपका V3 है, एक वर्ब है। मार्क्ड का मतलब होता है चिन्हित करना, ध्यान देना। सॉरी, कुछ आवाज़ें आ रही थी। खैर आगे देखते हैं। तो कॉसस का मतलब होता है सचेत होना, केयरफुल होना, और केयरलेस का ये एंटोनिम हो जाएगा, और मार्क्ड जो है वो आपका इग्नोर्ड का एंटोनिम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हम लिखेंगे कि ये क्या हो गया आपका? मार्क्ड ना। हम लिखेंगे मार्क्ड इज एंटोनिम ऑफ, या अपोजिट टू, मार्क्ड इज अपोजिट टू, लिखेंगे मार्क्ड इज अपोजिट टू इग्नोर्ड। मतलब मार्क जो है वो इग्नोर्ड का क्या है? अपोजिट है। इग्नोर्ड, RED ना, समझ लेना इसको आप। मार्क्ड इग्नोर्ड का अपोजिट है। और कॉसस जो है आपका CAUTIOUS, कॉसस इज अपोजिट टू केयरलेस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो, ये 7 क्वेश्चंस मैंने उठाए थे। अच्छा, अगर आपको टाइटल पूछ लेता है तो आप लिख सकते हो कि करेज, आप करेज लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कि मोरल करेज, या आप लिख सकते हो मोरल करेज एंड फिजिकल करेज। ये भी आप अपना टाइटल लिख सकते हो, तो ये भी आपका हो जाएगा।
खैर इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ। मैं कामना करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। हाँ, एक समय होता है कि जब लोगों का मतलब काम सिद्ध हो जाता है तो उसको अपने अपने मतलब थोड़ा-सा उसको अपने बिज़नेस में लग जाना होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा दूरी बन जाती है। ख़ैर मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा और हमेशा रहूँगा, दैट इज़ माय प्रॉमिस। अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, डेफ़िनेटली फ़ील फ्री टू आस्क मी। आप हमसे कभी भी पूछ सकते हो, एंड आई एम ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट।